वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाना। आज हम नवांश कुंडली के बारे में बात करेंगे, यानी D9 चार्ट के बारे में। D9 चार्ट में केतु जब लग्न में होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, इसको समझेंगे और क्या क्या रिजल्ट इससे आपको मिलते हैं और क्या रेमेडीज या किस तरीके से आप अपने आप को कर सकते हो फॉलो, क्या करना चाहिए जिसके भी चार्ट में कॉम्बिनेशन बनता है। उससे पहले ये भी समझते हैं कि पहले तो D9 चार्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपकी कुंडली में जो 9th हाउस होता है, मतलब जितने भी हाउसेस होते हैं उन सब का एक आप समझ सकते हो कि जब आप किसी बॉडी पार्ट का एक तरह से सर्जरी करते हो और उसके अंदर देखते हो कि क्या प्रॉब्लम है। सो इट्स लाइक कि किसी भी चार्ट किसी भी हाउस के अंदर तक जाके देखना कि वो क्या रिजल्ट आपको दे रहा है, वहां पर क्या चीजें हैं। सो 9th हाउस ऐसे भी जो लग्न चार्ट में होता है वो आपका जो भाग्य है वो दिखाता है, क्योंकि जो भी लाइफ में प्रोग्रेस, अगर किसी का 9th हाउस बहुत पीड़ित होता है तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, प्रोग्रेस नहीं कर पाता, बिकॉज वहाँ वहां से ही आपके लाइफ में जो एक प्रोग्रेस है, जो भाग्य की जरूरत होती है, वो आपको मिलती है। यानी जो भी आपने कर्मा किए हैं उनके रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो जो भी आप सेल्फलेस एक्ट करते हो, जो पुण्य एकत्रित करते हो, उसका यहाँ पर संजो के रखा जाता है। इसीलिए जब आप इसका अंश देखते हो, इसके अंदर झांक के जो D9 बनता है, वहां पे आपको लिटरली चीजें पता चलती है कि क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि वही आपका भाग्य है, क्योंकि जो आपने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग वहां पर दिए हुए होते हैं D9 चार्ट। अब लोग ये भी समझते हैं वैसे कि ये मैरिज को दिखाता है, ऑफ कोर्स दिखाता है, बिकॉज लेटर पार्ट में आपका शादी होता है, आप वहां से मेजर भाग्य, क्योंकि आपको आपके जो पार्टनर मिलते हैं वो भी भाग्य से ही मिलते हैं। और मेजर लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं, आप समझो कि आप एक इंसान के साथ एवरी मिनट साथ में हो, या आप मान लो कि कितना भी है तो आप हमेशा उस इंसान के साथ रहने वाले हो, तो वो सबसे ज्यादा आपके भाग्य पर असर डालता है। सबसे ज्यादा वो आपका लाइफ कैसा होगा उसको इम्पैक्ट कर सकता है। अब करियर में तो चलो आप प्रोफेशनली बिहेव करते हो, आते हो, तो वो ठीक है, बट जो इंसान आपके साथ हमेशा रहने वाला है उसका क्या। इसीलिए मैरिज जो है यहाँ से देखा जाता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर मैरिज का देखने को भी मिलता है D9 में। पर ये होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि D9 चार्ट जो है ये शुरू से एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जो लग्न चार्ट होता है उसमें भी जो 9th हाउस होता है वो एक्टिवेट थोड़ा बाद में होता है। उसका जो असर है देखने को भी धीरे धीरे मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो आपके पास है, वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से आप चीजों को उस तरीके से करते हो ताकि वो आपका भाग्य बनता है, लेकिन वो शुरू में उतना एक्टिवेट नहीं होता, बिकॉज उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलता है। ये एक तरह से फल है, जब आप बीज बोते हो, पेड़ खड़ा होता है, उसके बाद फल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बीज है उस बीज में फल की कोई उम्मीदें नहीं थी। वो बीज को देख के आप बोल सकते हो कि इसमें क्या फल निकलेगा, तो वो एक आपको पता चल सकता है। उसी तरीके से 9th हाउस भले ही वो एक्टिवेट नहीं होता, बट आप उसके कर्मा से ये बता सकते हो, किसी के कर्म से आप बता सकते हो कि 9th हाउस का झलक आपको देखने को मिलेगा उसके कर्म से, लेकिन उसका रिजल्ट आपको थोड़ा बाद में देखने को मिलता है। लेटर इन लाइफ उसका जो असर है धीरे धीरे निकलता है, इवन दो शादी हुई हो ना हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये होता है कि शादी क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है, लेटर हाफ में होता है, और फिर वो जिससे भी होता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उससे पड़ता है, इसीलिए मैरिज भी उसमें पूरी तरीके से आपको समझ में आता है, मैरिज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो हम सबसे पहले अब समझते हैं कि केतु लग्न में होता है तो होता क्या है। अब यहाँ पर ना मैं एक ऑर्डर में बताऊंगी, जिस ऑर्डर में जाते जाते आप एक स्टेज को समझ पाओगे कि इंसान के स्टेजेस कैसे आ जाते हैं लाइफ में। सबसे पहले तो ये इंसान जिसका लग्न में केतु होता है ये बहुत ज्यादा उम्मीदें खुद से रखता है, एक्सपेक्टेशंस, खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है। अब खुद से उम्मीदें रखने का मतलब है कि अ, अपने सेल्फ ग्रोथ से, अपने पर्सनालिटी से, अपनी चीजों से, कि हाँ मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मतलब मेरी क्या खुद से उम्मीदें हैं। तो इनकी होती है खुद से उम्मीदें बहुत सारी, ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हैं कि ये ऐसे करे, परफेक्टली करे, इस चीज को करे, बहुत सही तरीके से करे, बहुत ज्यादा इनको इन चीजों में उम्मीदें होती है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत। अब होता क्या है
जब भी किसी को खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है, लाज़मी सी बात है कि वो इंसान को दूसरों से भी उम्मीदें होती हैं। क्योंकि आप जैसा खुद के बारे में सोचते हो, आप वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है, आपको लगेगा कि सामने वाले को भी तो पसंद होगा। वो एक फीलिंग आ जाती है, जैसे किसी को अगर फूल पसंद है, कोई सोचेगा कोई पागल ही होगा जिसको फूल पसंद नहीं होगा। सो जो खुद सोचते हो वो ज़्यादा दूसरों पर देखने की कोशिश करते हैं। सो क्या होता है कि खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि अपने सेल्फ ग्रोथ से कि मैं ऐसा करूँ वो। अब दूसरों से भी वही एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो दूसरों से भी वही उम्मीदें करते हैं कि वो भी एक उनकी तरह जैसे वो सोच रहे हैं वैसा सोचे, वैसा करे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वे में करे, बट उनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ अपने सेल्फ ग्रोथ का वो भी करे, बेटर पर्सन बने। ये सोचते हैं कि सामने वाला भी बेटर पर्सन बने, सही करे, सही काम करे, ये सोचते हैं। अब ये तो है एक बात कि खुद से उम्मीदें लगाना, फिर दूसरों से उम्मीदें लगाना। अब होता क्या है कि सामने होता है राहु इनके, जब केतु लग्न में है तो राहु 7th हाउस में होता है। इनको इनका पार्टनर ऐसा मिलता है जो कि इनसे एग्जैक्ट अपोजिट होता है। अब इनसे एग्जैक्ट अपोजिट होता है मतलब ऐसा कि जो इनको प्रॉब्लम भी दे दे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि मतलब कई बार हम समझते हैं कि अच्छा अपोजिट है तो सब अपोजिट होता है, नहीं, बट यहाँ पर कुछ अलग भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप कुछ खा रहे हो, सामने वाला स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, पैसिव स्मोकिंग करोगे। सो आप अब इसको ना अपने लाइफ में समझो कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जहाँ पे सामने वाला कुछ कर रहा है, वो अपोजिट है, लेकिन वो आपको भी डैमेज कर रहा है बिकॉज अब वो आपके साथ हमेशा है। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो चीजें जब सामने वाला करेगा तो वो आप पर भी असर करेगा बिकॉज आप उसके साथ रह रहे हो। अगर आप उसके साथ नहीं रह रहे होते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप उसके साथ रह रहे हो तो आपको फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाले से भी करेंगे कि वो वैसे बने। अब जब इनको मिलेगा अपोजिट चीजें तो इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या पूरी होंगी? नहीं होंगी। तो इनको जो जितने भी मतलब ये जितना उम्मीद लगाते हैं ना मैरिज से, वो फुलफिल नहीं होता, वो पूरे नहीं होते, इसलिए उनको खुशी नहीं मिलती उन चीजों से। अब उसके बाद क्या होता है ना कि इनको मैरिज को सस्टेन करने के लिए, कि चलाए रखने के लिए इग्नोर करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। कि अगर ये बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं तो चलाते रहते हैं कि जितना चला सके लास्ट लास्ट तक, जितना कर सके इग्नोर करके, अपने आप को एडजस्ट करके करते रहते हैं। अब क्योंकि इनको खुद से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत, उम्मीदें बहुत होती है, तो ये कई बार ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत हो, मुझे बेटर करने की जरूरत हो, मैं शायद ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ जिससे बेटर हो जाए। तो वो करते 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 ये एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि जब इनको पता चल जाता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही सामने वाले के लिए सोच लिया, कर लिया, ये हो जाता है। हालांकि इसलिए होता है क्योंकि ये खुद से इतनी उम्मीदें लगाते हैं और सामने वाले से भी लगाते हैं, लेकिन अब जो खुद से भी उम्मीदें हैं तो ये खुद भी बहुत सारी चीजें कोशिश करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपने नजर में भी रहे कि हाँ मैंने चीजें की है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको ये हो जाता है कि जब आपको सस्टेन करने के लिए चीजों को इग्नोर ही करना पड़ जाएगा, और जब आप बिल्कुल खुश नहीं हो जाते, खुश नहीं रहते, तब आप ना एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ देते हो किसी से भी, और ना ही खुद से भी करते हो। फिर मतलब एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे अब आप सोचते हो कि नहीं, कुछ भी एक्सपेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, कुछ भी सोच के कुछ फायदा नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। और वो जो स्टेज होता है जब आप प्रेजेंट में जीते हो, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी बोला वो सब फ्यूचर था। एक्सपेक्टेशन एक ऐसा वर्ड है, उम्मीद एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा फ्यूचर से जुड़ा हुआ है कि अच्छा ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना है, ऐसा ये चीजें। इवन अब जब प्रेजेंट में भी जब यहाँ पर ऐसा स्टेज आ जाता है कि अब जब आप सोचते हो कि प्रेजेंट में रहते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आप अपने प्रेजेंट में रह के जब लाइफ को इंजॉय करने लग जाते हो और आप नेचर को, खुद को हील करने देते हो। मतलब आप रुक जाते हो एक जगह पे और पूरी तरीके से छोड़ देते हो अपने आप को कि लेट नेचर आपको हील कर दे। यानी जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि सिर्फ आप ही खुद को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, कोई और आपको
ठीक नहीं कर सकता। जब केतु लग्न में आता है ना, तो ये चीज़ें आपके डेस्टिनी में होती है कि आप खुद खुद को जो हीलिंग कर सकता है, खुद की जो हीलिंग आप कर सकते हो ना, वो सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। मतलब आप आपको ही सिर्फ़ समझ सकते हो, ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो प्रॉपर्ली। जितने भी डैमेजेज़ लाइफ़ में हुई है ना, सबको आप ही हील कर सकते हो खुद के लिए। कोई और वो करने नहीं आएगा, ये आपको वक़्त समझाता है। और जितना जल्दी आप ये समझ जाते हो कि कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, आप जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, ये आपको रियलाइज़ होता है इस लाइफ़ में। जब तक ये नहीं जल्दी रियलाइज़ होता है, तब तक पेन रहता है। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है, तब आप इतना ज़्यादा खुद में खुश हो जाते हो, आपको अ, वो कहते हैं कि अपने साथ रहने में, अकेले रहने में आपको मज़ा आने लगता है। और इसीलिए लोग कहते हैं जब केतु लग्न में होता है तो ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बना देता है। उसका रीज़न ये है कि वहीं पे आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप ध्यान करते हो, अपने अंदर झाँकते हो, खुद में रहते हो, खुद को जानने की कोशिश करते हो, तो आप खुद के साथ ही समय बिता रहे हो। आप धीरे-धीरे-धीरे बहुत स्पिरिचुअल होने लग जाते हो। और ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये इंसान को हमेशा से ही एक बहुत ही हेल्पफुल नेचर का बना देता है। मतलब आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करोगे, आपको लोगों का पेन बहुत जल्दी नज़र आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होके लोगों के लिए चीज़ें करने लग जाते हो, उनकी हेल्प करते हो, ये हमेशा से होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको डेस्टिनी ने इस चीज़ के लिए चुना है कि आप खुद एक रिपेयर सेंटर हो। मतलब जैसे गैराज नहीं होता है जहाँ पे सब लोग अपने गाड़ियों को ठीक कराने के लिए लेके जाते हैं। सो इट्स लाइक कि आप एक रिपेयर सेंटर होते हो जहाँ पे सब लोगों को हीलिंग मिलती है, मतलब आपसे। आप लोगों को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। इसीलिए जब तक आप अ, किसी और पर डिपेंडेंट हो अपने आप को खुशी देने के लिए या अपने आप को हील करने के लिए, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाती है। जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपका पोटेंशियल एक्चुअल में लोगों को हील करना है, लोग आपके पास आएँगे और वो आप हमेशा से करोगे, लेकिन वो एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट तब होती है जब आप जितना ज़्यादा खुद से जुड़ते हो, स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा अलाइन्ड होते हो, तब ये उतना ज़्यादा सपोर्टिव होता है। पर जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंट होगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये शुरू में आपको देगा ही देगा। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि एक चीज़ देखने वाला बात है कि रियलाइज़ेशन भी होता है ज्ञान का, और वो भी स्लोली स्टेजेस में होता है। मतलब जो भी नॉलेज, आपको इतने सारे ऐसे ज्ञान मिलेंगे, नॉलेज आते जाएगा आपके अंदर, जो कि एक पार्ट बाय पार्ट स्टेजेस में, लाइफ के अलग-अलग स्टेजेस में आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, जो कि शायद आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, बट वो आपको आपके एक्सपीरियंस से, आपको अपने आप बस वो रियलाइज़ होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप रियलाइज़ करोगे लाइफ में। जो एक सीयर बोलते हैं ना, जिसने चीज़ों को ग्रहण कर लिया, जान लिया। इवन जैसे मेडिटेटिव स्टेट में बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर कर लेना, ये योग बनाता है इसे। सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअल लाइफ को हेड करने का। इवन बहुत एक ऐसे इंसान बनने का जो जिसके पास सब आते हैं टू गेन थिंग्स, चीज़ों को लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, आप लोगों के लिए एक वरदान की तरह हो। लेकिन साथ ही साथ उतना ही शुरू में आपको ये समझना होता है कि आपको आपकी एनर्जी खुद से जागृत करनी है, ना कि आपको वो शक्ति कहीं और से मिले। क्योंकि आप एक सेंटर हो, रिपेयर सेंटर। आपको कहीं और से चीज़ें लोगे, आप ही को अगर कहीं और से रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप दूसरों को कैसे ठीक करोगे? सो इट्स लाइक दैट। तो आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं देगा जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़े हुए रहोगे, अकेले थोड़ा समय बिताओगे और अकेले थोड़ा खुश रहने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा। और ये धीरे-धीरे हो जाता है लेटर स्टेजेस में लाइफ के। और यहाँ पे ना एक चीज़ है जो समझने वाली, जो एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि कभी भी अपने आप को ना बंधन में नहीं बाँधना है। हमेशा अपने आप को फ्री रखना है, जैसे एक बर्ड की तरह। जो चिड़िया होती है ना, जो बस उड़ती है फ्री होके, उसको किसी तरह का बंधन पसंद नहीं है, कहीं रोक के, आज वो यहाँ है तो कल वो वहाँ है। सो उस तरीके से जब आप अलग-अलग जगह पे, मतलब आप बस अपने साथ हो,
आप कहीं एक जगह से खुद को एसोसिएट नहीं कर रहे, एक जगह से किसी एक जगह से नहीं कर रहे, किसी एक इंसान से खुद को एसोसिएट नहीं कर रहे, किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी चीज़ों से डिपेंडेंट नहीं हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद में एक फ्री हो बर्ड की तरह। खुद में आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही चीज़ों को कर सकते हो, खुश रह सकते हो, आप कंप्लीट हो अपने आप में। तो ये जितना ज़्यादा आप जैसे-जैसे समझ जाते हो, उतना अच्छा ये लाइफ़ के लेटर स्टेज में आपको हेल्प करता है। इसीलिए आपने सुनोगे, समझोगे कि जिनका भी केतु लग्न में होता है, तो वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ के साथ रहने की कोशिश करने लग जाते हैं। अभी कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है बाकी चार्ट को देख के, कितना ज़्यादा हायर लेवल तक वो कर पाते हैं वो चीज़ को। लेकिन कोशिश सब यही करते हैं कि कितना वो खुद के साथ खुश, क्योंकि लाइफ उनको वही सिखाता है। अब बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आते हैं, अब कम चैलेंजेस आएँगे, अगर डिपेंड करता है कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं बाकी, उसके अकॉर्डिंग चैलेंजेस को हम समझ कर देख सकते हैं।